हेलो, मैं डॉक्टर चेतना टिक्कीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग। हम पढ़ रहे थे रस सिद्धांत। इसमें हमने अध्ययन किया भरत मुनि का। भरत मुनि ने जो रस की व्याख्या की वो नाट्य शास्त्र में की है और हमने इसमें बताया रस के जो 9 प्रकार हैं: श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत, और 9वां जो था वो था शांत रस और वात्सल्य रस। इसके साथ साथ ही हमने जो पढ़ा उसमें बताया था रस सूत्र: तत्र विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद्र स निष्पत्ति। इसमें हमने भाव, अनुभाव और संचारी भाव इनका अध्ययन किया था और ये बताया था कि विभाव, अनुभाव एवं व्याभिचारी भावों के संयोग से रस निष्पत्ति होती है और रस का जो मूल आधार है वो है स्थायी भाव। भरत ने दुहिन द्वारा प्रतिपादित 8 रसों को मान्यता देकर 8 स्थायी, 33 व्याभिचारी और 8 सात्विक भावों का निरूपण किया है। इसके साथ ही उन्होंने आंतरिक भावों को, मानसिक आवेग जो हैं उनको भाव कहा है। इसी कड़ी में आज हम अध्ययन कर रहे हैं भरत मुनि के रस का और इसके साथ साथ ही भरत मुनि ने विभाव के भी 2 प्रकार बताए थे: आलंबन और उद्दीपन। तो इसमें हमने 2 चीज़ जो हमारे समक्ष उभर कर आई थी वो था विषय और आश्रय। तो इसमें भरत मुनि ने कहा था जिस पात्र के प्रति भाव जागृत होते हैं वो तो विषय है और जिस पात्र में भाव जागृत होते हैं वह उसका आश्रय है। यानी कि हम इसको इस उदाहरण द्वारा हमने समझाया था कि पुष्प वाटिका में सीता को देखकर सीता के प्रति राम के हृदय में जो रतिभाव जागृत होता है वो, और यहाँ जो सीता जो है वो उसका आलंबन है, क्योंकि उन्हीं के प्रति राम का रतिभाव जागृत हुआ था। तो राम आश्रय है और सीता आलंबन है। इसी प्रकार उद्दीपन भाव जो है उसकी भी व्याख्या की थी और इसी आधार पे हमने विभाव, अनुभाव और संचारी भाव को समझाया था। भरत मुनि कहते हैं कि जिस प्रकार नाना प्रकार के व्यंजनों, औषधियों तथा द्रव्यों के संयोग से भोज्य रस की निष्पत्ति होती है, जिस प्रकार गुणादि द्रव्यों, व्यंजनों तथा औषधियों से षडावादी रस बनते हैं, उसी प्रकार विविध भावों से संयुक्त होकर स्थायी भाव भी नाट्य रस रूप को प्राप्त करते हैं। यानी कि जब हम भोज्य रस की बात करते हैं तो हम भोजन के अंतर्गत कई प्रकार के व्यंजन खाते हैं, कई प्रकार के गुणादि द्रव्य खाते हैं, कई औषधियों इनका सेवन करते हैं, तो उनसे जो षडावादी रस बनते हैं। उसी प्रकार विविध भावों से संयुक्त होकर, यानी कि जब हम नाटक की बात करते हैं, नाट्य की बात करते हैं, तो उसके अंतर्गत भी हम वाचिक, आंगिक, आहार्य, सात्विक, उद्दीपन आदि अनेक चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो वो सब संयुक्त होकर स्थायी भाव में नाट्य रस की प्राप्ति करते हैं। अर्थात जब आलंबन, उद्दीपन, आंगिक भाव, वाचिक, सात्विक, आहार्य अनुभव प्रकट हो तो संचारी भाव उसी आश्रय के स्थायी भावों को यथोचित रूप से पुष्ट करते चलते हैं। उस समय इन सब के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरणार्थ, एक कुशल नट और नटी, यानी कि नट और नटी जो कि अभिनेता और अभिनेत्री है, वो दुष्यंत व शकुंतला के रूप में उपस्थित होते हैं। ये पहले तपोवन के रमणीय कुंजों में मिलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा विभाव। फिर दोनों एक दूसरे के सौंदर्य को देखकर विस्मित हो जाते हैं तथा उत्सुक नेत्रों से एक दूसरे को देखते हैं और शकुंतला चोरी चोरी एक दृष्टिपात करती है। तो ये हो गया उसका अनुभाव।
वियोग में कभी उत्कंठा और कभी निराशा से व्यक्त होकर वे एक दूसरे को मिलने को आतुर हो जाते हैं, तो वो हो गया व्यभिचारी। शकुंतला सौभाग्य से अपनी सखी की सहायता से दुष्यंत पर अपना प्रेम प्रकट करती है। इतने में ही दुष्यंत वहां आकर उपस्थित हो जाते हैं और इस प्रकार दोनों प्रेमियों का संयोग हो जाता है। तो ये सब विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव आदि का संयोग हो जाता है। कविता, संगीत, रंग वैभव आदि की सहायता से, जिन्हें भरत ने नाट्यधर्मी कहा है, रंगमंच पर प्रदर्शित किया जाता है, तो सामाजिक के हृदय में वासना रूप में स्थित रति स्थायी भाव जागृत होकर उस चरम सीमा में तक उद्दीप्त हो जाता है। यहाँ सामाजिक व्यक्ति एवं देश काल का अंतर भूलकर सामने उपस्थित घटना में तन्मय हो जाता है और यही आनंदमयी चेतना रस है। यहाँ जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो ये कि सामाजिक व्यक्ति हो गया यहाँ हमारा दर्शक। सामाजिक व्यक्ति एवं देश काल का अंतर भुलाकर, यानी कि जो दर्शक है वो किसी भी विश्व के किसी भी कोने में स्थित हो, चाहे वो भारतवासी हो, चाहे वो नेपाल का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, तो जब हम किसी कृति से आनंद लेते हैं तो वहाँ देश और काल, देश और समय, यानी कि इतिहास काल का हो या भूतकाल का हो, वर्तमान काल का हो, ऐसा कोई हमारे लिए विशेष समय नहीं है। तो यहाँ दर्शक जब आनंद की अनुभूति करता है तो देश और काल दोनों का अंतर वो भुला देता है और सामने उपस्थित घटना में तन्मय होना व चरमावस्था को प्राप्त करना, यही आनंदमयी रस है। अब यहाँ भरत मुनि ने जो उदाहरण देके बताया उसमें उन्होंने कहा कि शकुंतला और दुष्यंत नट और नटी, यानी कि अभिनेता और अभिनेत्री के रूप में हमारे समक्ष रंगमंच पर आते हैं। अब दोनों का जो मिलना होता है वो तो हो गया विभाव। दोनों एक दूसरे को देखकर विस्मित हो जाते हैं, वो हो गया उनका अनुभाव। और जब वो मिलने को आतुर होते हैं तो वो हो गया व्यभिचार। अब यहाँ विभाव, अनुभाव, व्यभिचार तीनों का ही संयोग हमें यहाँ देखने को मिलता है। और जब वो दोनों मिल जाते हैं तो रस की निष्पत्ति हो जाती है। अर्थात हम यह कहा जाता है कि सामाजिक व्यक्ति एवं देश काल का अंतर भुलाकर सामने उपस्थित घटना में तन्मय होना और चरम अवस्था को प्राप्त करना, यही आनंदमयी रस है। इसी प्रकार की व्याख्या अरस्तु ने भी की थी। अरस्तु ने भी कहा था कि जब दर्शक जो है वो मूल पात्र के साथ जुड़ जाता है तो उसमें भाव विरेचन हो जाता है। यही भाव विरेचन जिसको वो कथारसिस कहते हैं और हमारे यहाँ इसको साधारणीकरण कहते हैं। उसी प्रकार भरत कहते हैं कि जब हम उस पात्र से जुड़ जाते हैं, देश काल का अंतराल समाप्त हो जाता है, तब रस की निष्पत्ति हो जाती है और यही चरम अवस्था जो है तन्मयता की, यही आनंदमयी रस है। इसी आधार पर भरत मुनि जो हैं वो रस के दो विषय बताते हैं। रस का जो आधारभूत विषय है वो है नाट्य में रस की निष्पत्ति और दूसरा है नाट्य रस का सामाजिक द्वारा आस्वादन। नाट्य में रस की निष्पत्ति, भरत मुनि कहते हैं कि जब हम नाटक देखने जाते हैं और नाटक में जब हम मूल पात्र के साथ जुड़ जाते हैं तो यहाँ जो प्रश्न उठता है वो ये है कि आस्वाद्य होने से, अर्थात जो आस्वाद्य हो वही रस है। जिस प्रकार नानाविध व्यंजनों से संस्कृत अन्न का उपयोग करते हुए हर्षादि का अनुभव करते हैं, यानी कि हम विभिन्न प्रकार का भोजन करते हुए जिस प्रकार के हर्ष को अनुभव करते हैं, उसी से प्रसन्न प्रेक्षक विविध भावों एवं अभिनयों द्वारा वाचिक, आंगिक, सात्विक अभिनयों से संयुक्त होकर स्थायी भावों का आस्वाद करते हुए हर्षादि को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ जो रस की निष्पत्ति है वो भरत मुनि के अनुसार नाटक में
होती है। दूसरा इन्होंने बताया नाट्य रस का सामाजिक द्वारा आस्वाद, यानी कि रंगमंच पर जो नाटक रचा जा रहा है उसका आनंद सामाजिक द्वारा, यानी कि जो दर्शक है उसके द्वारा लिया जा रहा है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार नाना व्यंजनों, औषधियों और द्रव्यों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, या जिस प्रकार गुण, द्रव्यों, व्यंजनों, औषधियों से षट्रस उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार कवि हृदयगत स्थायी भाव, विभिन्न प्रकार के भावों अर्थात विभवादि के रूप को प्राप्त होने पर रसत्व को प्राप्त होते हैं। अब भरतमुनि कहते हैं कि आस्वाद, इन दोनों पक्षों की संश्लिष्ट संज्ञा जो है वो नाट्य रस है। उन्होंने आस्वाद पदार्थ एवं आस्वाद धर्म दोनों का ही समावेश इसके अंतर्गत किया है। अंत में भरतमुनि बताते हैं कि केवल मूल पात्रों को ही रसानुभूति होती है, जबकि रसानुभूति तो प्रेक्षकों को भी होती है। इस आधार पर भरतमुनि जो हैं वो रस के तीन अंग बताते हैं: ऐतिहासिक पात्र, अनुकर्ता या अभिनेता और दर्शक। ऐतिहासिक पात्र जिसका वो अभिनेता जो है उसका जो वो अनुकरण कर रहा है, जैसे राम है, दुष्यंत है, कृष्ण है, ये हमारे ऐतिहासिक पात्र हैं। फिर अनुकर्ता या अभिनेता। अब अनुकर्ता जो उस मूल पात्र का अनुकरण कर रहा है वाचिक, सात्विक और आंगिक आधार पर, वो हो गया हमारा अनुकर्ता या अभिनेता। तीसरा हमारा जो है वो है दर्शक। दर्शक जिसको रस या आनंद की अनुभूति हो रही है उस पात्र को देखकर, यानी कि तीन चीज हमारे आई समक्ष में, तीन अंग: ऐतिहासिक पात्र, अनुकर्ता या अभिनेता और दर्शक। इनके आधार पर भरतमुनि कहते हैं कि ऐतिहासिक पात्र की जो अनुभूति होती है वो दर्शक की अनुभूति से भिन्न है। तो इन तीनों में से सौंदर्य अनुभूति होगी वो होगी दर्शक को, और ये ही आनंद है और यही रस है। इसी आधार पर अरस्तु ने भी नाटक को श्रेष्ठ माना था, क्योंकि इसके अंतर्गत दर्शक जो है वो सीधा उस अनुकर्ता या अभिनेता से जुड़ जाता है, उसका तादात्म्य उसके साथ स्थापित हो जाता है, और यही चरम अवस्था जो है वो आनंदमयी रस है। इसको अरस्तु जो है वो कतारसिस या भाव विरेचन कहते हैं, और भारतीय सिद्धांत में इसे साधारणीकरण कहा गया है। तो इस प्रकार भरतमुनि ने भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी के माध्यम से रस को समझाने का प्रयास किया है, और उन्होंने बताया कि नाट्य रस में ही ये संभव रस की निष्पत्ति होती है। और वो कहते हैं तत्र विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद्र स निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव एवं व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, और यह आनंदमयी अवस्था है और इसकी अनुभूति दर्शक को होती है। हम हमारा जो आगामी अध्ययन करेंगे वो रस के विवेचन को लेके करेंगे, और रस की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनको हम बताएंगे। आशा है आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।